हेलो बच्चों, तो अभी मैं लाइव आ चुका हूँ मिस्टर फिजिक्स हैकर के चैनल पे एक बार फिर से। तो एक और जोश के साथ आज जो हम लोग लेक्चर स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशन का न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट करेंगे। हमने 2 लेक्चर कर चुके हैं न्यूमेरिकल्स का और ये हमारा तीसरा लेक्चर होगा एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स का। हम एनसीईआरटी न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे आज, ठीक। तो हम क्या करेंगे, आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसको टारगेट करते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक। हमने 2 लेक्चर इसके कर चुके हैं। अगर कोई नए स्टूडेंट है, पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो पड़ी हुई हैं, वहां से आप देख लें, तब यहाँ आए तो आप लोग को आसानी से समझ में आएगा। तो आप पहले जो वीडियो आप नहीं देखे हैं उसको प्लेलिस्ट में जाके देख लें, देन आपको सारा लेक्चर यानी कि सारा जो कंसेप्ट है वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा लेक्चर है वह है ग्रेविटेशन का न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है बाबू। तो बुक और पेन के साथ बैठे ताकि जितने भी हमारे न्यूमेरिकल्स हैं आप उसको अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है। तो तैयार हो जाइए और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से पढ़िए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई डज एन ऑब्जेक्ट फ्लोट या सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। क्वेश्चन क्या है हमारा, ध्यान समझिए कि कोई वाटर है, किसी बॉकेट में हमने वाटर को रखा है, ठीक। क्वेश्चन हमारा क्या है कि कोई सरफेस वाटर में पूरी तरह से डूब जाता है यानी कि सिंक हो जाता है, और कोई ऑब्जेक्ट वाटर के सरफेस पे क्या करता है, फ्लोट करता है। ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके पीछे कारण क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट वाटर के सरफेस पे फ्लोट कर रही है और कोई ऑब्जेक्ट वाटर के सरफेस पे यानी कि क्या हो जा रही है, सिंक हो जा रही है, ठीक। तो इसके पीछे कारण क्या है, वही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो हम एक आइडिया लेते हैं, वहां से समझते हैं क्या हमारा आइडिया है। हम एक फिगर बनाए, मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एक बॉकेट है और इस बॉकेट में मान लेते हैं क्या भरा है, वाटर भरा है। क्या भरा है, वाटर भरा है। इसे ये हमारा वाटर है, ठीक। मान लेते हैं इस वाटर जो है ये हमारा क्या है, इस बॉकेट में पूरी तरह से भरा है। अब इसमें कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे फ्लोट कर रहा है और कोई ऑब्जेक्ट इसमें क्या हो जा रहा है, सिंक हो जा रहा है यानी कि डूब जा रहा है। हमारे पास 2 क्वेश्चन पूछा गया है। एक ऐसा कंडीशन जिस कंडीशन में ऑब्जेक्ट वाटर के सरफेस पे फ्लोट करे, और दूसरा कंसेप्ट है कि ऑब्जेक्ट जो है वाटर में सिंक हो जाए। हमारा 2 कंसेप्ट यहाँ है। तो हम फर्स्ट केस देखते हैं फॉर फ्लोट के लिए। क्या, जब ऑब्जेक्ट क्या करेगी, हमारा फ्लोट करेगी। 2 कंडीशन है, तो पहले हम फ्लोट के कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे। पहला हमारा कंसेप्ट क्या है, ध्यान से देखिएगा जरा। हमने आपको बताया था कि एक तो नीचे फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स वाटर पे, वो कौन सा होगा, W = mg। हमने आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं, ठीक। एक तो फोर्स हमारा वाटर पे नीचे की तरफ कौन लगाएगा, अर्थ लगाएगा यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ये तो हम जानते हैं। और एक फोर्स जो लगेगा वो लगेगा लिक्विड के द्वारा इस ऑब्जेक्ट पे, और कौन सा फोर्स होगा, ये हमारा फोर्स होगा बायोनेट फोर्स। हमने आपको पढ़ाया था। तो हमने वो केस पढ़ाया था कि ऑब्जेक्ट कब फ्लोट करेगी यहाँ पे सरफेस पे, कब, जब बायोनेट फोर्स जो है इस नीचे लगने वाले फोर्स से ज्यादा हो जाए। यानी कि जब हमारा बायोनेट फोर्स जो है इस mg से ग्रेटर होगा तो हमारा वाटर जो है, हमारा ऑब्जेक्ट जो है इस वाटर के सरफेस पे फ्लोट करेगा, ठीक। एक फोर्स तो अर्थ लगा रही है नीचे और एक ऊपर लग रहा है। जब ये वाला फोर्स ज्यादा होगा तभी तो ये सरफेस पे फ्लोट करेगा वाटर।
तो केस क्या है कि जब हमारा बायोनेट फोर्स ग्रेटर है किससे, वेट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी जो हमारा वेट जो है W है, जो अर्थ के नीचे की तरफ लग रहा है, अगर इससे ज़्यादा हो जाए बायोनेट फोर्स तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, फ्लोट करने लगेगा। ठीक, अब हम क्या देखेंगे, फॉर्सिंग के लिए, यानी किसके लिए, फॉर्सिंग के लिए। सिंक के लिए क्या देखेंगे कि जब हमारा ऑब्जेक्ट कब डूबेगी, जब नीचे वाला फोर्स जो है ऊपर वाले फोर्स से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, यानी कि जो हमारा अर्थ के द्वारा लगाया गया फोर्स वेट है, ये अगर ज़्यादा है किससे, इस बायोनेट फोर्स से, उस केस में क्या होगा कि हमारी ऑब्जेक्ट जो है सिंक हो जाएगी। यानी इस कंडीशन में वेट हमारा किससे बड़ा होगा, बायोनेट फोर्स से। ठीक, ये हमारा फ्लोट के लिए हो गया और ये हमारा सिंक के लिए हो गया। क्वेश्चन अगर हमसे पूछेगा तो आप इसको पहले डायग्राम बना लीजिएगा और ये इसको लिख के आप लोग क्या लिखेंगे कि व्हेन वेट इज लेस देन बायोनेट फोर्स, इन दिस केस ऑब्जेक्ट इज फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, एंड सेकेंड when weight is greater than bayonet force then object sink in water। ये हमारे पास क्या हो गए, दो केस हो गए। ठीक, तो इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कीजिए, तब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, तो इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, हम इसको इरेज करते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करिए। ठीक है बाबू, अब हम लोग देखेंगे एक और क्वेश्चन, और वो हमारा क्वेश्चन क्या है कि यू फाइंड योर मास टू बी 42 kg ऑन ए वेइंग मशीन, इज योर मास मोर या लेस देन 42 kg। क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि यू फाइंड योर मास टू बी 42 kg ऑन ए वेइंग मशीन। एक हमारा वेट मेजर करने वाली मशीन होती है जिसको हम लोग कहते हैं वेइंग मशीन। आप लोग वेइंग मशीन देखे होंगे जिस पे हम लोग वेट वगैरह मेजर करते हैं। ठीक, तो आप उस पे स्टैंड हो जाइए, जो वेइंग मशीन है उस पे आप खड़े हो जाइए। आप जब खड़े होते हैं तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपका जो मास है वो 42 kg से अधिक होगा या कम। जब आप खड़े होते हैं उस समय आपका मास 42 kg होता है, लेकिन क्वेश्चन हमारा ये है कि जो वेइंग मशीन हमारा मेजर करती है मास का, वो करेक्ट मेजर करती है, मतलब कि जो हम एक्चुअल में मास हमारा होता है वही मास होता है, या फिर जो वेइंग मशीन बताती है वो वाला मास होता है कि उससे कम होता है या फिर ज़्यादा होता है। क्वेश्चन हमारा यही है कि जब मान लेते हैं हमारा वेट 42 kg का है, ठीक, वेइंग मशीन पे गए, हम वहाँ पे खड़े हो गए वेइंग मशीन पे, तो हमारा जो रीडिंग बता रही है मशीन, क्या वही होता है या फिर अधिक होता है। यानी कि जब हम स्टैंड होते हैं तो हमारा वेट 42 kg बताता है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि क्या ये सही है कि ये मोर उससे ज़्यादा है या कम है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, जैसे मान लेते हैं ये हमारी वेइंग मशीन है, क्या है, ये एक हमारी वेइंग मशीन है। ठीक, इसको मान लेते हैं क्या, वेइंग मशीन। ठीक, ध्यान से समझिएगा इसको, क्वेश्चन को। एक हमारा वेट मेजर करने वाली ये मशीन हो गई वेइंग मशीन। इस पे मान लेते हैं कि हम जाके खड़े हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, इस पे खड़े हो गए। ठीक, इस समय हमारा मास मान लेते हैं कितना केजी है, 42 kg। तो यहाँ एक क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या हमारा मास 42 ही होगा, यानी कि उससे ज़्यादा होगा या फिर कम होगा, ये जो वेइंग मशीन बता रही है। तो जरा ध्यान से देखिए, ये जब अर्थ पे वेइंग मशीन को रखेंगे ऐसे, तो इसके ऊपर एक अपथ्रस्ट लगेगा, यानी क्या लगेगा, बायोनेट फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। कहाँ लगेगा, एक नीचे से ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा।
अर्थ क्या ऊपर की तरफ क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा इस पे वेइंग मशीन पे, तो ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा तो बाल इस क्या करेगा, इसको थोड़ा सा ऊपर करेगा, यानी कि जो हमारा मास है 42 kg से क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि ये वाला जब फोर्स लगेगा तो इसका मास तो कुछ कम करेगा। क्या करेगा, जैसे वे खड़े हैं यहाँ पे, तो वेइंग मशीन पे जब एक फोर्स लगेगा बायोनेट फोर्स ऊपर की तरफ। अब कुछ लोग कहेंगे यहाँ पे कि बायोनेट फोर्स तो लिक्विड के द्वारा लगता है। हाँ लगता तो है, लेकिन यहाँ वही बायोनेट फोर्स जो है इस वेइंग मशीन पे कहाँ लगता है, ऊपर की तरफ लगता है। ठीक, तो जब ऊपर की तरफ लगेगा तो थोड़ा क्या करेगा, इस पे अब एक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा तो इसका मास क्या हो जाएगा, 42 kg कम बताएगा। मास क्या करेगा, इसका मास कम बताएगा, यानी कि मास जो है एक्चुअल में हमारा 42 kg नहीं होगा, 42 kg से हमारा मास अधिक होगा, क्योंकि वहां पे अब थ्रस्ट एक ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है एक ना, तो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा तो उसका वेट तो कुछ कम करेगा, मास उसको थोड़ा सा ऊपर ले जाएगा फोर्स, थोड़ा सा। तो जो मशीन मेजर बता रही है हमारा मास, क्या वो सही है, नहीं, क्योंकि एक्चुअल में मास क्या है 42 kg है, लेकिन थ्रस्ट की लगने की वजह से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये जो हमारा मास जो है हमारा एक्चुअल मास से कम बताती है। अगर हम 42 kg के हैं तो थोड़ा सा उससे क्या बताएगा, कम बताएगा। यानी कि जो हम मास को फाइंड करेंगे वो हमारा क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या होगा, ये हमारा मास क्या होगा, मोर होगा, क्योंकि अब थ्रस्ट ऊपर की तरफ लग रहा है तो ये फोर्स लगता है। जब वेट स्टैंड होते हैं जब मशीन पे, तो वहां पे एक अप थ्रस्ट लगता है, यानी कि बायोनेट फोर्स को अप थ्रस्ट कहते हैं, यानी कि एक बायोनेट फोर्स एक्ट करेगा। तो ये बायोनेट फोर्स एक्ट करेगा तो ये एक्चुअल मास नहीं बताएगा, इससे जो हमारा कम बताएगा, इसलिए हमारा मास वहां पे अधिक होता है, लेकिन हमारा वेइंग मशीन जो होती है वो कम बताती है। ठीक, तो ये रहा हमारा एक्सप्लेनेशन। ठीक, अगर इसको आप नोट करना चाहते हैं तो नोट करिए। ठीक है बाबू, तो इसको इरेज कर दिया जाए, वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, तो हम इसको इरेज करते हैं। ठीक है, अब हम इरेज कर दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखेंगे हम लोग, हाउ डज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन रिड्यूस टू हाफ। कहता क्या है हमारा कि कैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, क्या कहा क्वेश्चन हमारा कि कैसे हमारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, वो चेंज होता है जब दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस को हम लोग आधा कर देते हैं। ठीक, क्वेश्चन हमारा क्या है कि जब दो ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, ठीक, जैसे मान लेते हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक का मास m1 है और एक का मास m2 है, और इनके बीच का डिस्टेंस r होता है। तो हम बताए थे आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है कितना था, Gm1 m2 अपन में r स्क्वायर। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है कि कैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों बॉडी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो चेंज हो जाएगा, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे चेंज हो जाएगा जब इनके बीच का जो डिस्टेंस r है, इस r को हम लोग हाफ कर देंगे। पहले हमारा डिस्टेंस r है, लेकिन जब r को हम लोग r/2 यानी कि r का क्या कर देंगे, हाफ कर दे, तो कैसे हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो चेंज हो जाए। जब हम हाफ करेंगे तो क्या इस पे इफेक्ट देखने को मिलेगा, वही हम एक्चुअल में फाइंड करना चाहते हैं। तो देखिए ये हमारा जो फोर्स है Fg जो है, ये दो बॉडी के बीच में लगने वाला एक्चुअल फोर्स है। ठीक, अब क्वेश्चन क्या पूछ दिया कि इस R को हम लोग रिड्यूस करके हाफ कर दिए, यानी पहले R है उस R को अब आधा करना है, यानी कि R/2। तो जब R/2 करेंगे
उस केस में हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा वही हमें बताना है। तो देखिए एफ जी है, अगर हम इसको मान लेते हैं एफ जी डैश, जो हमारा न्यू ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा जी m1 m2 अपान में r/2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो एफ जी डैश को फाइंड करते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा इसको सॉल्व करेंगे तो जी m1 m2 r स्क्वायर अपान में r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, यानी जो हमारा एफ जी डैश मिलेगा वो कितना हो जाएगा, ये 4 हमारा ऊपर चला जाएगा तो 4 जी m1 m2 वन में r स्क्वायर, यानी हम इसको जो है क्या करेंगे 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 4 हमारा ऊपर चला जाएगा, तो हमारा जो एफ जी डैश मिलेगा वो कितना मिलेगा 4 एफ जी। ठीक, यानी कि जो हमारा ये वाला पूरी वैल्यू है जी m1 m2 अपन किसके बराबर है, एफ जी के बराबर, तो इसके बराबर क्या लिख दिया एफ जी। यानी क्या हुआ कि आधा जैसे ही हमने दोनों बीच के डिस्टेंस को, यानी कि दोनों मास के बीच के डिस्टेंस आर को जो हम आधा रखा, तो जो एफ जी न्यू हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स मिला ये 4 टाइम्स हो गया किससे, एक्चुअल वाले ग्रेविटेशनल फोर्स से। ठीक, तो समझ में आ गया कंसेप्ट, यानी कि हमारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो 4 टाइम्स हो जाएगा किससे, जो हमारा न्यू ग्रेविटेशनल, जो हमारा एक्चुअल ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे 4 टाइम्स हो जाएगा कौन, न्यू वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि जब डिस्टेंस r/2 रखेंगे। ठीक, तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए, हम इसको इरेज करते हैं अभी। ठीक है बाबू, तो जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और इसको तुरंत नोट करिए, हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक, अब हम एक क्वेश्चन और देखेंगे, हमने इस क्वेश्चन को इरेज कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो ध्यान से पढ़िए। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट इन प्रोपोर्शनल टू देयर मासेज। ये हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जितने भी बॉडी पे एक्ट करेगा, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक्ट करता है, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उन सारे ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 मासेज। मासेज क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, हमने पढ़ाया है आपको। अब क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, वाई देन, तब क्यों हैवी ऑब्जेक्ट नॉट फॉल फास्टर देन ए लाइट ऑब्जेक्ट। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है कि एक हमारा हैवी ऑब्जेक्ट है और एक हमारा लाइट यानी हल्का ऑब्जेक्ट है। अगर इन दोनों को हम लोग किसी हाइट से छोड़ेंगे, एच हाइट यानी कि कुछ सरफेस से, अर्थ के सरफेस से अगर एच हाइट ऊपर जाते हैं, ठीक, तो अर्थ के सरफेस से जब एच हाइट ऊपर जाने के बाद हम किसी बॉल को छोड़ देते हैं, ठीक, जब किसी बॉल को छोड़ते हैं तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि अगर एक हैवी ऑब्जेक्ट है यानी कि भारी ऑब्जेक्ट है और एक हमारा लाइट ऑब्जेक्ट यानी कि हल्का ऑब्जेक्ट है, तो क्वेश्चन है कि अगर दोनों ऑब्जेक्ट में से ऐसा क्यों नहीं होता कि हैवी वाला ऑब्जेक्ट पहले गिर जाए और जो हमारा हल्का वाला ऑब्जेक्ट है, लाइट ऑब्जेक्ट है, वो बाद में गिरे। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता है। हमें देखने को क्या मिलता है कि दोनों एक साथ गिर रहे हैं नीचे। ठीक, यानी ऐसा क्यों नहीं होता कि हमारा जो हैवी ऑब्जेक्ट है वो जल्दी नीचे चला आए तेजी से और हल्का ऑब्जेक्ट कुछ देर बाद में आए। तो जरा ध्यान से देखिए फिगर को। जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास ये अर्थ है, ठीक, ये हम किसी एक, ये हमारा है स्मॉल है और ये हमारा एक हैवी ऑब्जेक्ट है, ठीक, दोनों को एक साथ छोड़ते हैं, दोनों को एक साथ छोड़ेंगे, ठीक है। तो दोनों को एक साथ छोड़ेंगे तो इस पे भी हमारा नीचे की तरफ क्या लगेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, और इसमें भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी लगेगा, स्मॉल जी, ठीक। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से नीचे आएंगी, क्या आएंगी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से नीचे आएगी। लेकिन यह ध्यान रखने वाली एक बात क्या है
कि ये दोनों ऑब्जेक्ट एक ही शर्त पे एक साथ आएंगी। क्या कहा हमने कि एक वही शर्त है, वही कंडीशन होगा कि जिस कंडीशन में चाहे वो बॉल हैवी हो या फिर वो बॉल हल्की हो, दोनों एक साथ आएंगे। कब? जब हमारा एयर का फोर्स क्या हो? एब्सेंट हो। क्वेश्चन याद देखिए क्या कह रहा है कि जब अगर इस दोनों ऑब्जेक्ट पे एयर एब्सेंट हो, क्या हो? एयर का फोर्स एब्सेंट हो, यानी कहने का मतलब क्या है कि ये दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ तभी ग्राउंड पे आएंगी जब हमारा एयर एब्सेंट हो। यानी कि ये केस केवल और केवल किसमें देखने को मिलेगा? वैक्यूम में, जहां पे एयर प्रेजेंट नहीं हो। अगर एयर प्रेजेंट नहीं है तो ये दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ ही आएंगी, चाहे वो बॉल हैवी हो या फिर हल्की हो। ठीक, यानी कि वहां एयर का फोर्स नहीं लगना चाहिए। यानी जितने घटना, ये सारे फिनोमिना जो होंगे, ये केवल और केवल वैक्यूम के केस में पॉसिबल है। ठीक, यानी वहां एयर का 0.001% भी चांस ना हो कि वहां एयर हो। अगर वहां एयर होगा तब तो ये दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ नहीं आएंगे। अगर एयर एब्सेंट है यानी कि सारे फिनोमिना वैक्यूम के केस में देखने को मिले। किसमें? वैक्यूम के केस में। ठीक, अगर इसकी तरह इक्वेशन लिखते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, g इक्वल टू, हमने क्या बताया था, g मास ऑफ अर्थ अपॉन में r का स्क्वायर। ठीक, यानी अगर दोनों ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक साथ आएंगी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आएंगी। ठीक, तो जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन से दोनों ऑब्जेक्ट आएंगी तो क्या ये दोनों ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड कर रहा है? यानी जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आएंगी तो उस कांस्टेंट एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं हम लोग? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी एक्सेलरेशन किसकी वजह से होगा? ग्रेविटी वजह से। और हम लोग ये भी जानते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करती। ऑब्जेक्ट मास डिपेंड नहीं करती। तो दो केस कि यानी एयर फोर्स एब्सेंट रहना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन, और दूसरा हमारा ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। इसलिए हमारा चाहे फास्टर यानी कि हैवी ऑब्जेक्ट फास्ट मूव कर जाता नहीं करता है, और हमारा हाईलाइट ऑब्जेक्ट, इन दोनों एक साथ आएंगे। यही कंडीशन है कि एयर का फोर्स एब्सेंट रहना चाहिए और मास पे डिपेंड नहीं करता। इसलिए हमारा हैवी ऑब्जेक्ट जल्दी से फॉल नहीं करता है। ठीक है बाबू, तो इसको आप जरा सा वीडियो को पॉज करके नोट में लिख लीजिए। सारे क्वेश्चन को आप खुद के लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करिए। यदि आप खुद के लैंग्वेज में लिखेंगे तो आप उसको पढ़ेंगे और आप जल्दी से समझ पाएंगे। हम यहाँ पे लिखवा देंगे, उससे कोई आपको बेनिफिट नहीं होने वाला। तो आप खुद लिखिए क्वेश्चन को और कमेंट में जरूर रिप्लाई दीजिए। और कमेंट में क्या कीजिए? रिप्लाई कर दीजिए। और कमेंट में सारे आंसर लिख के आप सेंड करिए कीजिए, हम सारे कमेंट का रिप्लाई देंगे। ठीक, तो हम यहाँ पे केवल आपको शॉर्ट में समझा दे रहे हैं, और आप अपने खुद के लैंग्वेज में इसको लिखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। ठीक, तो आप खुद से लिखने की आदत डालिए, न कि किसी का लिखाया हुआ आप लिखिए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। टीचर आपको केवल एक माध्यम है, आपको साधन दे सकता है कि आपको चलिए, चलना तो खुद आपको चलना पड़ेगा। ठीक है बाबू, तो आप सारे क्वेश्चन को अपने लैंग्वेज में लिखने का प्रयास करिए। हम समझाने के लिए हैं, खुद हम समझाएंगे, लेकिन लिखना आपको पड़ेगा। और लिख के कमेंट में रिप्लाई कीजिए। जो गलती होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा अगले लेक्चर में कि आपने कहाँ गलती किया, किस बच्चे का क्या रिप्लाई आया। ठीक है, तो इसको आप नोट करिए जल्दी से। हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आएंगे अभी, तो इस वीडियो को जरा सा आप नोट करिए। वीडियो को पॉज करिए, क्या कीजिए, नोट कीजिए। थोड़ा सा समय देता हूं मैं आपको, नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। ठीक, अब हम लोग देखेंगे एक और क्वेश्चन।
ठीक है बाबू। अब हम देखेंगे एक और क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा, ध्यान से पढ़िए। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड 1 kg ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए बाबू। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के वैल्यू बताइए, यानी कि मैग्नीट्यूड को बताइए अर्थ और 1 kg ऑब्जेक्ट के बीच, यानी हमारा एक और कहाँ पे, एक सरफेस पे, जैसे ये हमारे अर्थ हो गए और ये हमारे एक ऑब्जेक्ट और ये हमारा एक सेंटर हो गया। तो यहाँ होता है मास ऑफ अर्थ और ये बॉडी का मास m है। इसके बीच हमें क्या बताना है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका मास है 1 kg और अर्थ का मास हम जानते हैं 6.0 × 10⁻24 kg होता है। ठीक, तो क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है कि आप ग्रेविटेशनल फोर्स के मैग्नीट्यूड को बताइए अर्थ, यानी कि अर्थ हो गया, और 1 kg का ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के बीच में कहाँ पे है 1 kg का ऑब्जेक्ट, सरफेस पे रखा हुआ है अर्थ का। तो अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ बॉडी के जिसका मास m है, यानी कि वो 1 kg का है, और एक मास ऑफ अर्थ जिसका 6.10⁻24 kg मास। तो इन दोनों के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स बताना है कितना लगेगा। तो हमने आपको पढ़ाया था Fg = g मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ ऑब्जेक्ट। m1 m2 के काम कौन कर रहा है, मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और इन दोनों के बीच मान लेते हैं डिस्टेंस कितना है, r है। तो हमने क्या रख दिया, r का स्क्वायर। g हमने बताया था आपको कैपिटल कांस्टेंट वैल्यू होता है 6.67 10⁻11, और ये हमारा अर्थ का मास होता है 6.0 × 10⁻24 kg, और ऑब्जेक्ट का मास कितना दिया है 1 kg, तो हमने यहाँ रख दिया। और ये दोनों मास के बीच का जो डिस्टेंस होता है अर्थ और उसके सरफेस पे रखे ऑब्जेक्ट का, वो होता है 6.4 × 10⁻6। इसका स्क्वायर कर देंगे तो फाइनली जो ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करेंगे वो हो जाएगा 9.8 न्यूटन। ठीक, यानी कि हमने क्या कहा कि अर्थ जो है, ये हमारा अर्थ का फोर्स जो है किस पे लगेगा, ऑब्जेक्ट पे, कितना 9.8 न्यूटन, और ऑब्जेक्ट जो है अर्थ पे फोर्स लगाएगी कितना 9.8 न्यूटन। ठीक, हमने क्या कहा कि अर्थ जो है ऑब्जेक्ट पे 9.8 न्यूटन का जब फोर्स अप्लाई करेगा तो ऑब्जेक्ट भी अर्थ पे 9.8 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेगा। और हमने बताया था कि फोर्स कभी सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता, फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, यानी फोर्स हमेशा पेयर में होता है। तो जब अर्थ लगाएगी ऑब्जेक्ट पे फोर्स तो ऑब्जेक्ट भी उसका रिएक्शन करेगा और 9.8 न्यूटन का फोर्स ऑब्जेक्ट भी अर्थ पे लगाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट करिए, जल्दी से नोट करिए इसको बाबू। ठीक है, अगर आपकी इजाजत हो तो इसको इरेज कर दिया जाए, नोट कर लीजिए इसको, वीडियो को पॉज करके तुरंत नोट करिए। ठीक, तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। हम मिलेंगे कल के लेक्चर में, एक और न्यूमेरिकल का पार्ट करेंगे, यानी जितने हमारे एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल्स हैं सारे न्यूमेरिकल्स को क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे। ठीक है बाबू, थोड़ी हमारे गले में प्रॉब्लम है इसलिए ज़्यादा नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, आज इतना ही रहने देते हैं। आज हमारे गले में क्या थोड़ा सा प्रॉब्लम है बाबू, उसको थोड़ा हम ठीक कर लेते हैं, तब हम आपको उसी एक अंदाज में दिखेंगे। आज थोड़ा हमारा गला ख़राब था तो हम पिछले जैसे अंदाज में नहीं दिखे। ठीक है बाबू, आपके लिए हम बहुत कुछ करते हैं, हमारा गला भी ख़राब है फिर भी आपको पढ़ाने के लिए क्या है हम आते हैं, ताकि आपका कोई नुकसान ना हो। तो आप लोग ज़रा मन से पढ़िए, ध्यान दीजिए। ठीक है बाबू, तो आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं इसी जूस के साथ अगले लेक्चर में। ठीक है बाबू, चलते हैं।